पाठ पहला उसमें अपना चल रहा अभी पेज नंबर 4 उत्क्रांति का प्रमाण। उपर्युक्त सिद्धांत का एकत्रित रूप से विचार करने पर हम यह कह सकते हैं कि उत्क्रांति यह नियमित रूप से होने वाले परिवर्तन की अखंडित प्रक्रिया है, परंतु उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। उपर्युक्त सिद्धांत के समाधान संपुष्टि के लिए अनेक प्रमाण भी उपलब्ध है। ये प्रमाण निम्न प्रकार से हैं। यहाँ हमको भिन्न उदाहरण दिए हैं, उसी के आधार पर हमको यह स्पष्ट होता है कि उत्क्रांति यह एक नियमित रूप से होने वाले परिवर्तन की अखंडित प्रक्रिया है। तो इसमें टोटल है 6 दिए गए हैं प्रमाण। तो उसमें से पहला है प्रमाण बाह्य रूपकीय प्रमाण, उसी को आकारिक प्रमाण कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। बाह्य रूपी मतलब जो हमको बाहर से कोई भी वनस्पति या प्राणी का निरीक्षण करने से जो भी उसका आकार दिखता है, दिखाई जो देता है निरीक्षण से, वह हो गया बाह्य रूपकीय प्रमाण, मतलब आकारिक प्रमाण। कृति में बताए गए हैं, इसमें सामने आकृति दी है 1.4 बाह्य रूपकीय प्रमाण की कृति। साथ की आकृतियों का निरीक्षण कर वनस्पतियों तथा प्राणियों की आकृतियों में कौन सी समानताएं दिखाई देती है, इसकी सूची बनाइए। देखिए ऊपर 3 प्राणी दिए गए हैं, उसी के नीचे 3 वनस्पतियां दिए गए हैं। मतलब वनस्पतियों में उसके पत्तियां देखिए, तीनों वनस्पति की भिन्न भिन्न वनस्पति है, उसकी पत्तियां देखना है, उसके फल देखना है हर एक वनस्पति की। और वैसे ही ऊपर जो प्राणी दिए हैं उनका चेहरे का आकार, नाक की रचना, कानों का आकार यह देखना है, और आंखों का आकार, इसमें क्या समानता दिखाई देती है। अलग अलग प्राणी है उनमें। आगे प्राणियों के मुख की रचना, आंखों का स्थान, नाक के छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल आदि समान विशेषताएं प्राणियों में दिखाई देती है। देखिए तो पत्तियों का आकार, शिराविन्यास, पर्णदंड, पत्तियों की रचना आदि समानता विशेषताएं वनस्पतियों में दिखाई देती है। ठीक है, वनस्पतियों में पत्तियों का आकार, उसकी शिराविन्यास, यह समानताएं दिखाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समूह में समानता है। इसी कारण उनका उद्गम समान है तथा वे एक ही पूर्वज से उत्क्रांतित हुए होंगे, यह सिद्ध होता है। ठीक है, यह जो वनस्पतियां दी गई है उसमें जो समानताएं एक दूसरे से दिखती हैं, पत्तियों का आकार, उसकी शिराविन्यास, फलों का आकार, वैसे ही जो प्राणी दिए गए हैं भिन्न भिन्न जाति के हैं, फिर भी उनमें जो समानताएं दिखाई देती है। इससे यह पता चलता है कि उसके जो पूर्वज है ये पूर्वज से उत्क्रांतित हुए होंगे, यह सिद्ध होता है। आकृति 1.4 दिखाई देगी। आगे दूसरा बताया है अभी शरीर विज्ञान का प्रमाण। शरीर विज्ञान प्रमाण मतलब अंतर रचना का प्रमाण बताया। इसमें अंतर रचना मतलब प्राणियों में जो समानताएं दिखाई देती है, जो उसका हड्डियां रहती है उसमें जो समानताएं दिखाई देती है, यह हो गई शरीर विज्ञान का प्रमाण में इसका समावेश होगा। आकृति 7 में देखना है पेज नंबर 4 की 1.5 अस्थिमय रचना उसे कहते हैं। शरीर विज्ञान का प्रमाण में आता है अस्थिमय रचना। 7 की आकृतियों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर मानव का हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख तथा देव मछली का पर, इनमें प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी समानता दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्यों में भी भिन्नता है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में भी भिन्नता है, परंतु प्रत्येक के अवयवों की अस्थियों की रचना में तथा अस्थियों के जोड़ों में समानता दिखाई देती है। यह समानता उनके पूर्वज समान होंगे इस और दिशा निर्देश करती है। देखिए यहाँ पर
मनुष्य का हाथ, बैल का पैर, देव मछली की पर, चमगादड़ के पंख दिखाई दे रहे हैं। सब में कुछ भी रचना, शरीर रचना में समानता नहीं है, लेकिन उनकी जो हड्डियां है, देखिए हड्डियों का जो रचना है उसमें समानताएं दिखाई दे रही है। मतलब यह क्या हो गई, अस्थिमय रचना में समानता दिखाई दे रही। इससे पता चल रहा है कि इनके जो पूर्वज है, यह समानता उनके पूर्वज समान होंगे, इससे यह दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आगे इसके लिए आकृति देखोगे आप 1.5 अस्थिमय रचना। सजीव, एक पॉइंट यह, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले विविध अवयव कौन से हैं? क्या शरीर का प्रत्येक अवयव शरीर के लिए उपयोगी होता है? पूछा गया है कि जो शरीर में सभी शरीर सजीवों के शरीर में जो भी अवयव पाए जाते हैं वो कौन से हैं, और यह जो अवयव है उनका हमको उपयोग होता है क्या, ये हमको आगे देखना है। तो एक तो यह बात है कि जो भी अवयव पाए जाते हैं सभी का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे उसमें शरीर में अंग होते हैं जो हमारे लिए निरुपयोगी है, वही दूसरे प्राणियों के लिए उपयोगी है। अभी आगे इसमें पता चलेगा आपको। पेज नंबर 5 में है तीसरा अवशेषांक। यह क्या है, मतलब इसका आंसर हमको मिल गया है, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले विविध अवयव कौन से हैं, तो ये क्या है, इसी को अवशेषांक कहते हैं। ठीक है, आगे अवशेषांक थर्ड में पेज नंबर 5 में देखते हैं। तीसरा अवशेषांक, उसी को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। अवशेषांक मतलब जो हमको उपयोगी नहीं होते, ऐसे अंग हमारे शरीर में जो उपलब्ध रहते हैं। सजीवों में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों को अथवा अंगों को अवशेषांग कहते हैं। देखिए, सजीवों में एक तो नष्ट होने वाले हैं या तो अपूर्ण वृद्धि है, मतलब उसकी पूर्णतः वृद्धि नहीं हुई रहती है, ऐसे इंद्रियों को या तो अंगों को अवशेषांग कहते हैं। परिवर्तनशील या भिन्न पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अचानक नए ऊतकों, अंगों या इंद्रियों का निर्माण नहीं हो सकता है। देखिए, एक तो जो पर्यावरण है इसमें जो बदलाव होता है, या तो हमारे वातावरण में जो बदलाव दिखाई देता है, और उसी के कारण हमारे ऊतकों में, अंगों में या इंद्रियों में वृद्धि निर्माण नहीं होता है, जो हमारे उसमें अंगों में निर्माण नहीं होता है। अपितु अस्तित्व में होने वाले पुराने इंद्रियों में ही क्रमवार परिवर्तन होता है। जो पुराने इंद्रिय है उसी में हमको धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देता है। सामान्यतः किसी विशिष्ट परिस्थिति में शरीर की एकाध, मतलब कोई एक रचना उपयुक्त होती है, परंतु भिन्न परिस्थिति में एक निरुपयोगी या हानिकारी होती है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से ऐसी इंद्रियां नष्ट होने के मार्ग पर होती है। किसी एक निरुपयोगी अंग को नष्ट होने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। देखिए, जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों से धीरे धीरे बदलाव होकर हमको अभी हम जो हमारा जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो जो हमारे लिए अनुकूलित है, उस अनुकूलित वातावरण में हम रह पाते हैं। तो उसके अनुसार कुछ अंग है जो कि हमारे लिए उपयोगी है, तो कुछ अंग हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और जो उपयोगी है वो उसकी वृद्धि और अच्छे से हुई है, और वही जो अंग हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसकी वृद्धि अपूर्ण तरीके से हुई है। तो यह जो स्थिति है, जो प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से इंद्रिय नष्ट होने का जो मार्ग है, इसका निरुपयोगी अंग को नष्ट होने के लिए कितने हजारों वर्ष लगते हैं। ये नष्ट होने वाले अंगों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में दिखाई देती है। ऐसा अवयव यदि किसी एक सजीव में कोई कार्य नहीं करता तो दूसरे सजीव में वही अवयव कार्य करता है। देखिए, कुछ अवयव है जो कि हमारे लिए निरुपयोगी है, लेकिन हम में है, पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अवयव है जो कि दूसरे में जो पाए जाते हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे अर्थात दूसरे
सजीव के लिए वह अवशेषांग नहीं होता, वह अवशेषांग करके नहीं होता। मानव के लिए निरुपयोगी आंत्रपुष यह तृण भक्षक तथा सेल्यूलोज का पाचन करने वाले प्राणियों के लिए एक उपयुक्त कार्यक्षम अवयव है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए अनुपयोगी कान के स्नायु बंदरों को कान हिलाने के लिए उपयुक्त है। देखिए यहाँ पर आकृति दी गई है। पहला है आंत्रपुष जो कि मानव के लिए उपयोगी नहीं है, वही जो दूसरे प्राणियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा दिया गया है उदाहरण यहाँ पर आकृति क्रमांक 1.6 में देखना है अवशेषांक में। दूसरा दिया है कान के स्नायु जो कि मानव के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, वही प्राणियों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, इसलिए तो उनको कान हिलाने के लिए वह उपयोगी लगते हैं। आगे मेरुदंड की अंतिम 4 कशेरुकाएं, अक्कलदाढ़, शरीर पर बाल आदि अवशेषांग मनुष्य के शरीर में दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा दिया अक्कलदाढ़ मनुष्य के शरीर में दिखाई देता है लेकिन वह उपयोगी नहीं होता। उसके बाद मेरुदंड के अंतिम 4 कशेरुकाएं यह मानव के लिए उपयोगी नहीं होते। मतलब कौन से अवशेषांग है मानव में, तो एक है आंत्रपुष जो कि उपयोगी नहीं होता है, दूसरे प्राणियों में उपयोगी होता है, दूसरा कान के स्नायु, तीसरा है अक्कलदाढ़ और चौथा है मेरुदंड की अंतिम 4 कशेरुकाएं। यह अवशेषांग है जो कि मानव के लिए अवशेषांग कहा गया है, वही दूसरे प्राणियों के लिए वह उपयोगी होते हैं। अभी आगे आकृति क्रमांक 1.7 देखिए। कुछ जीवाश्म दिए गए हैं, निरीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए। निम्न आकृतियों का निरीक्षण कीजिए। उसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ दिया गया है। विविध प्राणियों में कुछ अवशेषांगों की खोज कर वे दूसरे प्राणियों में किस प्रकार उपयोगी है खोजिए तथा इस विषय की जानकारी अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए तथा दूसरों को भेजिए। यह जो आकृति में दिए गए यह अवशेषांग है। यह इसकी खोज कौन से दूसरे प्राणियों में यह दिखाई देते हैं, इसके बारे में आपको खोज करना है और इसके बारे में डिस्कस करना है। अभी चौथा इसी पर आधारित है जो कि आपको 1.7 आकृति कुछ जीवाश्म यह सामने रखकर देखना है। चौथा पॉइंट जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण, उसी को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, मतलब पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, आपको ऐसा प्रश्न निर्माण होता होगा कि करोड़ों वर्ष पूर्व कौन से सजीव अस्तित्व में थे, ये अब कैसे बता सकेंगे। इसका रहस्य पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ है। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जैसे आपत्तियों के कारण बड़ी मात्रा में सजीव दफन होते हैं। इन सजीवों के अवशेषांग व चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं। इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन यह उत्क्रांति के अध्ययन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। ये क्या होता है जीवाश्म अध्ययन, तो जो पूर्वज है इनके बारे में, जो कि हमको पता भी नहीं है कि कैसे पूर्वज है, पूर्वज थे, तो इनकी जानकारी जो जमीन के नीचे दबे हुए उनकी जो भी अवशेषांग दिखाई देते हैं, इसके आधार पर हम कौन से जाति प्राणियों में, वनस्पति में थी जो कि अभी अस्तित्व में नहीं है, इनकी जानकारी हमको हासिल होती है। आगे देखेंगे पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे बताया गया है जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं तब उनका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है। देखिए प्राणी वनस्पति मरने के बाद उनको कार्बन अंदर लेना यह रुक जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है, कार्बन हम लेते हैं, तो वो कार्बन रुक जाता है और उस समय से उनके शरीर से C14 का कम होना, यह एक ही प्रक्रिया लगातार शुरू रहती है। मतलब क्या होता है, उनके शरीर में जो उपलब्ध कार्बन है वह धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है।
मतलब इससे हम क्या पता कर रहे हैं कि यह जो पूर्वज है जो कि हमको मिट्टी में दबे मिल रहे उसके अवशेषांग, यह कितने साल पुराना है। एक आध वनस्पति या प्राणी जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ हमको मिला है वह कितने साल पुरा है, यह हम पता कर सकते हैं। अभी कैसा पता कर सकते हैं, तो उसमें जो हमको अवशेषांक मिला है उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है उससे हम पता कर सकते हैं वह कितना पुराना अवशेषांक है। C12 यह रेडियोधर्मी न होने के कारण मृत वनस्पति अथवा प्राणियों में C14 तथा C12 इनका अनुपात स्थिर न रहकर लगातार बदलता रहता है। यह क्या होता है, जो मृत शरीर है उससे बदलता रहता है। किसी वनस्पति या प्राणी के मृत होने के बाद का समय, उनमें C14 की सक्रियता और C14 तथा C12 का अनुपात ज्ञात कर कालावधि का मापन किया जाता है। देखिए, जब वह कोई भी जो मृत शरीर है, मृत होने के बाद C14 से उसका रूपांतरण C12 में होने के लिए जो समय है उसके कालावधि से हम मापन करते हैं। इसे ही कार्बन आयु निर्धारण कहते हैं, मतलब कार्बन डेटिंग कहते हैं। यहाँ यह पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। इसका उपयोग पुरातन अवशेष शास्त्र तथा मानवीय वंश शास्त्र में मानवीय अवशेष तथा अथवा जीवाश्म तथा हस्तलिखितों का काल निर्धारण करने के लिए होता था। ठीक है, मतलब वंश शास्त्र के मानवीय अवशेष अथवा जीवाश्म तथा हस्तलिखितों का काल निर्धारण करने के लिए होता था। इस प्रकार की तकनीक द्वारा जीवाश्मों की काल मर्यादा निश्चित कर उन्हें काल गणना अनुसार एक परिच्छेद में बिठाकर उस समय विद्यमान सजीवों की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। इससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि वह जो अवशेषांक है वह उसका कालावधि क्या है। इसी आधार पर असंपृष्ठ रज्जु प्राणियों से धीरे धीरे समपृष्ठ रज्जु प्राणियों का उद्गम होता हुआ दिखाई। अभी यह इसके बाद क्या हुआ, असंपृष्ठ रज्जु प्राणियों से समपृष्ठ रज्जु प्राणियों में उसका धीरे धीरे रूपांतरण हमको आगे दिखाई देने लगा है। ठीक है, उसके लिए देखिए आकृति 1.8 भूस्तर रचना तथा जीवाश्म इसमें दिया गया है। समपृष्ठ रज्जु प्राणियों देखिए, सरीसृप, उभयचर मत्स्य, सरीसृप पक्षी, यह क्या किसमें आता है, नूतन जीवन महाकल्प, फिर मध्य जीव महाकल्प और पूरा जीवन महाकल्प, यह इसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। आगे इसी जो वैज्ञानिक है कि उनके बारे में हमको पता चलता है। वैज्ञानिकों का परिचय, कार्बन आयु निर्धारण पद्धति, यह प्राकृतिक कार्बन मतलब C14 के किरणोत्सारी क्षर पर आधारित है। यह विलार्ड लिबी इनके द्वारा 1954 में विकसित की गई। इसके लिए उन्हें 1960 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस पद्धति से निकाले गए विविध पदार्थों के आयुर्मान रेडियोकार्बन नामक पत्रिका में पद्धति किए जाते हैं। इन्होंने क्या किया है, यह साइंटिस्ट है, इनको एक नोबेल पारितोषिक मिला गया है इसलिए, तो इन्होंने जो इसकी खोज निकाले किरणोत्सारी क्षर पर आधारित विलार्ड, इन्होंने क्या किया, प्राकृतिक कार्बन 14 के किरणोत्सारी क्षर पर आधारित यहाँ विकसित की गई है। ठीक है, यह बताया, उसी को नाम दिया फिर रेडियो कार्बन। आगे देखिए पेज नंबर 6 पर ही निरीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए। इसमें 5वां पॉइंट है जाएगा अपना, इसमें 5वां पॉइंट जाएगा अपना। निम्न आकृतियों का निरीक्षण कर दिखाई देने वाली विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। पहला है डकबिल,
प्लेटिपस, दूसरा है लंगफिश और तीसरा है पेरिपेटस। यह क्या है 1.9 कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणी यहाँ पर दिए गए, इसी के बारे में अभी आगे देखेंगे अपन। ठीक है, कुछ वनस्पतियां, अभी पेज नंबर 7। कुछ वनस्पति और प्राणियों के में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो भिन्न समूहों में से संबंध जोड़ा जाता है, इसलिए उन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। उदाहरण दिया है पेरिपेटस, इस प्राणी, साथ में आकृति देखिए 1.9 की। पेरिपेटस इस प्राणी में सखंड कृमि प्राणियों जैसे खंडभूत अंग, पतले उपचर्म तथा पार्श्वपाद अवयव दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से प्राणियों से में संधिपाद प्राणियों की तरह श्वास नलिका और खुला रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है। ठीक है, इसमें यह समानता दिखाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि पेरिपेटस यह एनेलिडा और संधिपाद प्राणी, इन दोनों प्राणियों को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। उसी प्रकार डकबिल प्लेटिपस, यह प्राणी सरीसृप प्राणियों की तरह अंडे देता है। सरीसृप प्राणी जैसे अंडे देते हैं वैसे ये जो है डकबिल यहाँ अंडे देने का इसमें गुणधर्म होता है, परंतु दूध ग्रंथि और शरीर पर बाल के कारण स्तनधारी प्राणियों से संबंध दर्शाता है। लंगफिश, यह मछली होने पर भी फेफड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। इस प्राणियों से स्तनधारी प्राणियों से, सरीसृप प्राणियों से और उभयचर प्राणियों, यह मत्स्य वर्ग प्राणियों से उत्क्रांतित हुए होंगे, यह इस ओर निर्देश करते हैं। इस ओर निर्देश करते हैं। अभी आकृति में देखिए, आकृति क्रमांक है 1.10, विविध अवस्थाओं के भ्रूण दिए गए हैं। इसमें बताया गया है आकृति 1.10 में कुछ प्राणियों की भ्रूण वृद्धि की अवस्थाएं दी गई हैं। इन अवस्थाओं का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए। देखिए, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज क्या है। जैसे मछली का फर्स्ट स्टेज देखिए, और फिर सैलमेंडर का फर्स्ट स्टेज। ठीक है, दोनों में समानता कैसी है दिखाई दे रही है। मछली में फर्स्ट स्टेज कैसी होती है, ठीक है, सेकंड स्टेज कैसी होती है और थर्ड स्टेज कैसी। सैलमेंडर में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, ऐसे हर एक के स्टेज दिखाई देंगे। मतलब समानता क्या होती है उनमें, यह हमको निरीक्षण करना है। तो यह देखना है अपने को 6 पॉइंट में भ्रूण विज्ञान का प्रमाण, इसमें हमको देखना है। साथ ही आकृति में विविध समपृष्ठरज्जु प्राणियों के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफी समानता दिखाई देती है। देखिए, सभी भ्रूण में समानता है, दिखाई दे रही है। मछली, सैलमेंडर, सभी में पहले इसमें समानता दिखाई देती है। और विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है। अगले चरण में क्या भिन्नता दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था की समानता से सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे, ऐसा प्रमाण मिलता है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो समानता है, इससे पता चल रहा है कि इसके जो पूर्वज होंगे सभी के, मछली, सैलमेंडर, कछुआ, मुर्गी, सुअर, गाय, खरगोश, मनुष्य, सभी के जो पूर्वज होंगे उनमें क्या होगा, उसका सब प्रारंभिक अवस्था की समानता से यह पता चल रहा है कि प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे, ऐसा प्रमाण पता चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, टोटल 6 पॉइंट हो गए। यह हमने देखे हैं, किसमें देखे हैं अभी ये 6 पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट से बना हुआ है। ये हुआ उत्क्रांति का प्रमाण। ठीक है, पहला बाह्य रूपकीय प्रमाण, जो कि बाहर से निरीक्षण से हमको पता चलता है। ठीक है, पहला हुआ बाह्य, और दूसरा शरीर विज्ञान का प्रमाण। दूसरा शरीर विज्ञान का प्रमाण हुआ, जो कि हड्डियों से पता चलता है।
उसके बाद तीसरा देखा हमने अवशेषांग। अवशेषांग जो निरुपयोगी हम में है, ऐसे अंग जो कि दूसरे प्राणियों में उपयोगी है, ऐसे अंग जो अवशेषांग में आता है। ये 3 हो गए। फिर चौथा देखा हमने जो कि है पेज नंबर 5 में, जीवाश्म विज्ञान संबंधित प्रमाण। ठीक है, इसमें हम पता करते हैं कि कौन सा अवशेषांग कितना पुराना है। कार्बन 14 से कार्बन 12 तक जितना है उससे हम पता कर सकते हैं इसमें। और फिर पांचवें में देखा हमने विशिष्ट प्रकार के प्राणी। विशिष्ट प्रकार के प्राणी इसमें पता चल रहे हैं हमको। तो आखिरी हमने देखा छठवां भ्रूण विज्ञान का प्रमाण, मतलब जो भी सभी अलग अलग जाति के जो प्राणी हैं उनका अगर हमने अध्ययन किया तो हमको यह पता चलता है कि प्रारंभिक अवस्था की समानता से सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो अब यह जितना आज टॉपिक पढ़ाया है वह आपको पढ़ना है और समझ लेना है। जो टोटल 6 बताए प्रकार, यह आपको याद रखने हैं।